सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चों का दिल से स्वागत है। जय माता दी, एक ओंकार प्यार भरा स्वागत है करियरल ऐप पर आप सभी का। नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग? एक बार सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं। नमस्ते भाई। एक एक करके सारे बच्चे फटाफट से जुड़ते चले जाएं मोहब्बत से। फिर धीरे धीरे हम चीज़ों को समझना शुरू करेंगे। मैं अपने डोले शोले सेट कर लेता हूँ। नमस्ते भाई। लैला मैं लैला लैला कैसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना आके। नमस्ते भाई रीना, अजय, चंदन। नमस्ते भाई सुभाष। तो आज हम आप सभी के साथ मिलकर बहुत प्यारी प्यारी कहानियों को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये प्यारी प्यारी कहानी जो है मेरे बच्चों, आ जाओ धीरे धीरे समझते हुए चलेंगे। हम लोगों ने आप सभी के साथ पिछली क्लास में कुछ एक्सेप्शंस को रीड किया था, ठीक है ना। आइए बच्चों, अब एक्सेप्शंस के बेसिस पर धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा टेस्ट आप लोगों के लिए ले लेते हैं। बेटे एक बार इन सेंटेंसेस को जरा इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने की कोशिश करना, ठीक है जी। पहली बार इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर देखना, धीरे धीरे मेहनत करने की कोशिश करना, ठीक है। शाबाश शाबाश शाबाश। चलिए चलिए करिए मेहनत फटाफट से। खुशी बेटा क्वेश्चंस बनाने, पढ़ाई शुरू होने के बाद मेरी छोटी सी गुड़िया आप पढ़ाई पर पूरा फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने आ गए ना, ठीक है। क्वेश्चन पर ही आपको फोकस करना है, इनको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए दे रहा हूँ मेरे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए मेरे बच्चों, अब इन सभी लिखे हुए सवालों के आंसर्स हम आपके साथ मिलकर बनाते हैं। एक एक करके वेरीफाई कीजिएगा। मानसी टोल्ड हिम, आगे लिखा दैट शी कुड नॉट गो एनीवेयर एंड आस्क्ड। फिर उसने सवाल पूछा। हु अपने आप में क्वेश्चन वर्ड है। हु कुड लीड हर। लीड का मतलब होता है मेरे बच्चों नेतृत्व करना, किसी को आगे लेकर जाना। लीड का मतलब होता है किसी का नेतृत्व करना, किसी को आगे लेकर जाने का काम करना, ठीक है। सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। राजन सेड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर, दैट अ साइकेट्रिस्ट ट्रीट्स मेंटली सिक पेशेंट्स, ठीक है। तो आप कहेंगे सर ये तो एक फैक्ट है अपने आप में, ठीक है ना। तो इसके अंदर कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, काहे लिख के टाइम खराब करें आपका, है ना भाई। अगले सवाल की बात करते हैं। शी सेड टू मी, तो आप इसे लिखेंगे शी टोल्ड मी
इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट आपने लिख दिया। वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड, तो आप इसको चेंज करने का काम करेंगे। क्या चीज? वर्च्यू इज, सर गुणवान होना अपने आप में ही एक क्या है? गुणवान होना अपने आप में ही एक प्राइज होता है। ठीक है, शी टोल्ड मी दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। तो आप इसको चेंज तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इजाजत है मोहब्बत को आगे लेकर जाने की मेरे बच्चों? है भाई? टेंशन तो नहीं हो रही है किसी बच्चे को? ठीक है मेरे बच्चों, हाँ कि ना? एक सवाल और दे दूं आप लोगों को, बुरा तो नहीं मानोगे ना भाई? है, ये तो माइक्रो टेस्ट में शुरुआत में इसलिए ले लेता हूँ आप लोगों का, ठीक है ना, ताकि आपके पिछली क्लासेस की रिवीजन का मुझे पता चल जाए। ठीक है ना? थोड़ा सा इनको बनाकर दिखाने की कोशिश करना, ठीक है ना? चलो मेरे बच्चे, इसको भी एक बार बना के दिखाओ, हमें पता तो चले हमारे शैतान बच्चे कितना अच्छे से रिवीजन करके आए हैं। शाबाश। अब इस लिखे हुए सेंटेंस का जब आपने आंसर बनाने का काम किया तो आपने कहा मोहन सेड, इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर दैट। आई किसके लिए यूज हुआ मेरे बच्चों? मोहन के लिए। आप इसको चेंज करेंगे किसमें? ही। आगे लिख दिया आपने क्या चीज? ही के बाद विश्ड। क्या लिख दिया बेटा? ही के बाद विश्ड। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ कि ना? ठीक है मेरे भाई हो। ओके, अब आगे हम समझते हैं कि आई किसके लिए यूज हुआ है? मोहन के लिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मोहन के लिए यूज हुआ है तो आप यहां पर क्या कहेंगे? ही। अब इस वर्ग को आप अगर उस समय में लेकर जाने का काम करोगे, ये तो प्रेजेंट सब्जंक्टिव है, सॉरी पास्ट सब्जंक्टिव है, इसका मतलब प्रेजेंट में निकलता है। आप लोगों ने वर्ब एंड मूड्स नाम का एक टॉपिक जो है ना मेरे बच्चों, वो पढ़ना होता है। उसके अंदर ये बताया जाता है कि अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ, मैं यहाँ आप लोगों की छोटी सी रिवीजन समरी तैयार कर दे रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी भी लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हम लोगों को सीधी सीधी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब देखने को मिलती है, सब्जेक्ट के बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब अगर देखने को मिलती है, तो ये हमें बताने का काम करता है क्या चीज? प्रेजेंट का सब्जंक्टिव। क्या बताने का काम करता है? प्रेजेंट का सब्जंक्टिव। अगर किसी भी सब्जेक्ट के साथ हमें वर या सेकंड फॉर्म देखने को मिलती है तो ये पास्ट सब्जंक्टिव हमें बताता है। ठीक है भाई? और अगर किसी लिखे हुए सब्जेक्ट के साथ हमें हेड के साथ देखने को मिलता है क्या चीज? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमारे सामने पास्ट की जगह पास्ट को लेकर जाना होता है परफेक्ट कैटेगरी का सब्जंक्टिव। ठीक है ना भाई? हाँ कि ना? अब जो खेला जुड़ा होता है वो इनके मीनिंग पर जुड़ा होता है। इस लिखे हुए सब्जंक्टिव का जो मीनिंग है वो फ्यूचर में निकलता है, इस लिखे हुए सब्जंक्टिव का जो मीनिंग है वो प्रेजेंट में निकलता है, इस लिखे हुए सब्जंक्टिव का जो मीनिंग है वो पास्ट में निकलता है। अब मेरे बच्चे, अगर ये मीनिंग प्रेजेंट में हमारे सामने है तो आप इसे चेंज करेंगे किसमें? हेड के साथ लगाकर बीन, और उसके बाद आपका वाक्य पूरा तैयार हो गया। क्या लिखेंगे? अ मिलियनियर। और टुडे को किस में चेंज कर देंगे? दैट डे। इजी, कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों? फाइन। चलिए मेरे भाइयों, तो अब मैं आप लोगों की इस मोहब्बत को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। माइक्रो टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? जल्दी से बताओ, जल्दी 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 बताओ फटाफट से, क्योंकि अब मुझे आप लोगों को अगले टाइप के सेंटेंस पर लेकर चलना है। और अगले टाइप का सेंटेंस कहलाता है मेरे भाई इंपैरेटिव सेंटेंस। चलो मेरे भाइयों, ओह शिट, ये गड़बड़ हो गया, फिर से लिख देते हैं। लगता है ये नाराज हो गया हमसे। बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, दुनिया है गोल। इंपैरेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं दोस्तों? बताइए तो तनिक हमको भैया। है भैया?
इंपैरेटिव सेंटेंस हम किसे कहते हैं? थोड़ा हमको याद दिलाइए भाई, है भाई साहब, याद आया बेटा? इंपैरेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं तो इंपैरेटिव सेंटेंस अपने आप में गजबे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से शुरू होते हैं। सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट या नेवर के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाकर वाक्य को लिखते हैं, ठीक है। और अगर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो काइंडली या प्लीज जैसे शब्दों के साथ हम इस तरीके का वाक्य बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये जो भी हमारे सामने लिखे होते हैं ना वाक्य के टाइप जो होते हैं, ये अपने आप में किस कैटेगरी में आते हैं दोस्तों? ये अपने आप में रिक्वेस्ट कैटेगरी में, ऑर्डर कैटेगरी में, मैं अगर कहूँ तो कमांड कैटेगरी में, एडवाइस कैटेगरी में, बाबूजी अगर मैं इसके बारे में आपको बताऊं वार्निंग कैटेगरी में, मैं अगर आपको बताऊं बाबू प्रोहिबिशन कैटेगरी में, ठीक है ना। ये सभी इसी कैटेगरी में मेरे प्यारे दोस्तों आ जाते हैं, ठीक है। ये सभी इसी कैटेगरी में मेरे प्यारे से छोटे भाइयों आ जाते हैं, ठीक है ना। इनका बड़ा खूबसूरत काम है भाई, ठीक है, इनका बड़ा ही खूबसूरत काम है भाई, ठीक है। अब समझाओ मेरे बच्चों इनके बारे में, आ जाओ भाई। बिल्कुल एक एक करके धीरे 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 बातों को समझने का काम करेंगे हम। आज बेटा हमारे सामने लिखे हुए जब इस तरह का, पहले एक ना इसका ना एक डेमो सेंटेंस ले लेते हैं, ठीक है ना। नैना में नैना नैना, नैना सेड, ठीक है ना। सिट डाउन हियर। अब ये हमारे सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस है। आप सभी लोग जानते हैं इस लिखे हुए सेंटेंस में स्पीकर कौन है, लिसनर कौन है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, और भाई हमारे लिखे हुए सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच कौन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो अब आप जब इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे, जब आप इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे तो आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? प्यारे प्यारे रूल की, है कि नहीं? प्यारे प्यारे नियम की, है ना। रूल इसके पीछे क्या काम कर रहा है, थोड़ा सा मेरे साथ मिलकर समझिएगा। देखो जी, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारे सामने जो लिखा हुआ स्पीकर है और जो हमारे सामने लिखा हुआ लिसनर है वो अपने आप में कंसिस्टेंट होते हैं, उनके अंदर परिवर्तन नहीं करना। ऐसा नहीं कि नैना को हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हुए नैन्सी कर देंगे, जो है वो वही रहना है भाई। दूसरी बात हमें समझ में आती है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप कहेंगे सर रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना बहुत खूबसूरत है। पता है क्यों रिपोर्टिंग वर्ब खूबसूरत है? रिपोर्टिंग वर्ब की जगह मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने भाइयों, हम लोगों को सिर्फ क्या लिखा हुआ देखने को मिलता है? हाँ जी, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलता है? हमें सिर्फ और सिर्फ देखने को मिलता है से। अब हम इस से को लपेटना काम शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं मेरे बच्चों की रिपोर्टिंग वर्ब जो है ना वो टेंस के अकॉर्डिंग यूज होती है। तो अगर हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य रिक्वेस्ट नजर आता है तो रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट्स रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। अगर हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य ऑर्डर में नजर आता है तो ऑर्डर ऑर्डर्स ऑर्डर में चेंज कर देंगे। अगर हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य कमांड कर रहा है तो कमांड कमांड्स कमांडेड में चेंज कर देंगे। अगर हमारे सामने लिखा हुआ वाक्य एडवाइस, बाबू एडवाइस की स्पेलिंग का ध्यान रखिएगा। देखो ये आपको परेशान करेगी, छोटी प्यारी सी चीज। इस एडवाइस की अगर हम बात कर रहे होते हैं बच्चे तो ये एक वर्ब है। अगर इस एडवाइस की हम बात कर रहे हैं तो ये एक नाउन है। और यहां जब आप चेंज करोगे तो यहां वर्ब का फॉर्मेट आपको चाहिएगा। अब वर्ब के हिसाब से आपने क्या लिखा? एडवाइस, एडवाइजेस, एडवाइज्ड, ठीक है, ओके। वार्निंग के लिए आपने क्या किया? वार्न, वार्न्स, वार्न्ड। प्रोहिबिट के लिए आपने क्या कर दिया? वर्ब उठा दिया, प्रोहिबिट, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिटेड। टेंस के अकॉर्डिंग ये सब कुछ चीज आप लोग क्या करते हैं भाई? चेंज करते हैं। ये बात आप मेरी समझ गए? बोलो हाँ। अब यहां से एक खूबसूरत बात मेरे छोटे भाइयों आप लोगों को ध्यान से समझनी है। क्या बात समझनी है? देखो, जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, एडवाइस करते हैं, तो ये केवल हम तभी करते हैं जब हमारी बात को सामने कोई इंसान सुनने वाला हो। सोच कर देखिएगा मेरे बच्चों, मैं आपकी क्लास में अकेला खड़ा हूं, ठीक है, मैं आपकी क्लास में अकेला खड़ा हूं।
तो मैं आपकी क्लास में अगर अकेला खड़ा हूं तो अकेला खड़े होने के बाद क्या मैं किसी को ऑर्डर दे सकता हूं? बोलो भाई। तो आप कहेंगे सर ऑर्डर तो देना प्रैक्टिकली नहीं है। ऑर्डर तो मेरे गुरुजी तब दिया जाएगा जब आपके ऑर्डर को कोई सुनने वाला होगा। जब तक आपके ऑर्डर को कोई सुनने वाला ही नहीं है तब तक आपकी कही भी बात का कोई सेंस ही नहीं है। इसका मतलब हमारे सामने ROCA अगर देखने को मिले तो मेरे प्यारे बच्चों हमें इसके साथ लिसनर कंपलसरी चाहिए। अगर लिसनर नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे। ये भी बात समझ में आ गई? बोलो हाँ। लेकिन वार्निंग और प्रोहिबिशन की अगर हम बात करें तो इनके साथ लिसनर हो भी सकता है, नहीं भी, इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे भाई? अब मैं समझाऊंगा ऐसे कैसे होगा। देखो ध्यान से, मैं अगर अपने इस रूम में अकेला खड़ा हूं, ऑर्डर देने की कोशिश करूं तो कौन सुनेगा ऑर्डर? आप कहेंगे सर जी कोई भी नहीं सुनेगा, उस ऑर्डर की तो कोई सेंस ही नहीं है ना? उस ऑर्डर की अपने आप में तो कोई सेंस है ही नहीं सर, ना तो उसको कोई सुनेगा और ना ही कोई उस बात का जवाब देगा, है कि नहीं? ठीक है ना? अब सोचो ध्यान से, एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं। ये एक रोड है मेरे भाइयों, ठीक है ना जी? यहां पर एक रोड है और यहां पर एक निशान बना हुआ है। क्या आप बता सकते हैं बेटा इस निशान का यहां पर क्या मतलब है? मैं यहां पर इस बने हुए निशान का क्या मतलब समझूं? क्या आप मुझे बता सकते हैं? बताइए जरा सोच के। हम्म। अब आप कहेंगे सर जी देखो सीधी सी बात ये है, इसका मतलब होता है नो पार्किंग, हाँ कि ना? अब अगर आप गाड़ी से जा रहे हो, अगर आप मान लीजिए सर जी गाड़ी से जा रहे हो तो आपके लिए इस वार्निंग की एक सेंस है कि यहां गाड़ी खड़ी नहीं करनी है। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन अगर सर जी आप जा ही पैदल रहे हो तो ये वाली बात आपके लिए वैलिड ही नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ कि नहीं? मान लो एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कहीं पर इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है। मेरे बच्चों ध्यान से समझकर मुझे समझाने की भी कोशिश कीजिएगा। कहीं पर इस तरीके का बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड के अंदर हमें इस तरीके की एक बात समझ में आ रही है, ठीक है ना जी? ये हमारे सामने एक बोर्ड बना हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ? नो स्मोकिंग इसका मतलब हुआ। अब इस नो स्मोकिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ सिगरेट पीना वर्जित है। सर अगर मैं सिगरेट पीता ही नहीं तो मेरे लिए तो इस वार्निंग की कोई सेंस नहीं है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए अब इस बात को दूसरे तरीके से समझेंगे। स्कूल में आप पढ़ते थे भाई, स्कूल में आप पढ़ते थे, हाँ है ना? तो स्कूल में आप सभी को वार्निंग दी जाती थी, कोई भी बच्चा लंच के बाद बाहर नहीं जाएगा। अब मान लो मैं स्कूल ही नहीं गया तो क्या वो वार्निंग मेरे लिए वैलिड हुई? तो लिसनर हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखेंगे भाई। चलो मेरे बच्चे, एक पॉइंट क्लियर हो गया अपना, ठीक है? अब आइए बात को थोड़ी सी आगे लेकर चलते हैं भाई। अभी तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें सीखेंगे मेरे बच्चे आप लोग। रेशन बहुत मस्त टाइम का टॉपिक है भाई, ठीक है ना? तो अब हम पहुंचे किस चीज पर मेरे बच्चों? इन्वर्टेड कॉमास पर, है ना? अब इन्वर्टेड कॉमास की क्या खास पहचान होती है बेटा? देखो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लोगों को जो इसका ढांचा है वो देखने को मिलता है क्या? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, है ना? इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम सामान्यतः क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन। कंजंक्शन के बाद हम लिखते हैं क्या चीज? असर्टिव। अब असर्टिव सेंटेंस लिखने के लिए हमें क्या करना होगा भाई? असर्टिव सेंटेंस लिखने के लिए हमें लिखना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग और मीन वर्ब, आगे की कहानी। अब आप कहोगे सर जी बड़ी मजेदार बात हो गई है, तो सर यहाँ हमें सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है, यहाँ तो कहीं पर कोई सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता। यहाँ पर तो सर जी कोई भी सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होता, है ना? जब यहाँ पर कोई सब्जेक्ट लिखा ही नहीं है तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया? ये वाला फॉर्मेट तो यहाँ चल नहीं पाएगा सर जी, ये वाला फॉर्मेट तो यहाँ पर चल नहीं पाएगा। आपको यहाँ कुछ और सोचना होगा। कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चों, फिर से कोशिश करते हैं। देखो तार्किक रूप से सीखने को मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर हर एक चीज का, है ना? हमारे पास एक तर्क होगा कि हम इसको इस कंजंक्शन वाले फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चे, अब बातों को ध्यान से समझना। हमें ये पता है कि इस तरीके के लिखे हुए वाक्य के अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ आगे ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ हमें नजर आता है।
तो मेरे बच्चे जब इसके पास सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट ना होने की वजह से हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस लिखे हुए सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इन्वर्टेड कोमास को हम इन्फिनिटी में बदल देंगे। समझ रहे हैं, इन्फिनिटी में बदल देंगे। अगर सेंटेंस हमारे सामने नेगेटिव है तो हम नोट टू के साथ आगे लिखे हुए सेंटेंस को फ्रेम कर देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब ये अगर हमारे सामने लिखा हुआ जो सेंटेंस है वो अगर नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव होने का मतलब हमें क्या समझ आया भाई? ठीक है भाई, हाँ कि ना? ओके। अच्छा, इसके अलावा जितने भी हमारे चेंजेस हैं ना, इसके अलावा जितने भी हमारे चेंजेस हैं वो सभी के सभी यूजुअल चेंजेस हैं। अब यूजुअल चेंजेस को आप जानते हैं कि प्रोनाउन का आप लोग जो चेंज करते हैं, पर्सनल प्रोनाउन का जो आप लोग चेंज करते हैं, दो कैटेगरी के वर्ड्स जो चेंज करते हैं, अगर कहीं टेंस से रिलेटेड वर्ड कोई भी है तो उसको भी आप चेंज करते हैं, वी को लेकर क्या चेंज करते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ कि नहीं? कुछ प्यारे से एडवर्बियल चेंजेस भी हम लोग बदलने का काम करते हैं, है ना? हम लोगों को ये चीज़ पता है कि अगर बातचीत के अंदर रिक्वेस्ट आ गया तो इसके साथ हम प्लीज़ या काइंडली लिखना सुपरफ्लूअस मानते हैं, है ना भाई? हम लोगों को ये पता है कि अगर फॉरबिड का अगर हमारे सामने प्रोहिबिट जैसे शब्दों से रिपोर्टिंग वर्ब बना दी तो हम इसके साथ नोट का यूज नहीं करते हैं। ये तो हमें बेसिक्स बिल्कुल अच्छे से क्लियर है सर, चीज में तो कोई परेशानी नहीं है। ठीक है ना मेरे भाई? अब मेरे बच्चे इसी को जरा इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाओ। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे, इसी लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर दिखाओ। चल मेरे भाई बना के दिखाओ थोड़ा सा। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? आप कहेंगे सर, पहले लिखेंगे नैना सेड। अब सिट डाउन हियर, आपने किसी को ऑर्डर दिया है ना? तो ऑर्डर के साथ क्या लिखेंगे? अपनी तरफ से एक लिसनर हमें कंपलसरी चाहिएगा, नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी बेटा, ठीक है ना? और उसके बाद जो भी लिखा है टू सिट डाउन हियर को हम चेंज कर देंगे किस में भाई? देर में चेंज कर देंगे। खत्म होगी बातचीत बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, हाँ कि नहीं? अरे बोलो हाँ, बात अच्छे से समझ आ गई बेटा? चलिए मेरे भाई, तो अब हम आपके सामने आगे चलते हैं। एक अगला, इसी का एक अगला टाइप, अगला मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस परिवार का ही एक अगला बच्चा है जिसको हम कहते हैं क्या? लेट कहते हैं। अब लेट से जुड़ते हैं कुछ सेंटेंसेस के बारे में। ध्यान से समझिएगा मेरे भाइयों, जब लेट की हम बात करते हैं तो लेट के बाद हम लोग लिखते हैं क्या चीज? ऑब्जेक्ट V1, आगे की पूरी बातचीत। ठीक है भाई, याद है भाई, हाँ कि नहीं? इस तरीके के सेंटेंसेस आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखे हैं, समझे हैं, पढ़े हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, है कि नहीं मेरे बच्चों? अब ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस की अगर हम बात करते हैं, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस किसी भी इंसान को सजेशन के लिए, प्रोपोजल के लिए, अगर मैं कहूँ किसी भी इंसान को किसी चीज के लिए अलाउ करने के लिए भी ये यूज होता है। कभी कभी ये रिक्वेस्ट का नेचर भी हमारे सामने रख देता है। ठीक है ना भाई, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब इस सारे के सारे कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर हम पहले एक काम करते हैं, एक डमी सेंटेंस बना के चलते हैं। एक छोटा सा प्यारा सा डमी सेंटेंस बनाकर चलते हैं, ठीक है ना? आ जाओ मेरे बच्चों, फटाफट से आ जाओ। द लेडी सेड टू हिम, ये एक सेंटेंस मैंने आप सभी के सामने लिखा है बच्चों, ठीक है? ओके। अब देखो, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने का काम करेंगे ना बाबू, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, ठीक है ना, हमें वही स्पीकर, रिपोर्टिंग ऑफ लिसनर, इन्वर्टेड कोमास और रिपोर्टेड स्पीच, है ना? यानी कि घूम के कहाँ पर आना पड़ेगा? आप कहेंगे सर हमें तो इनको चेंज करने के रूल्स के बारे में जानकारी मिलेगी तो मजा आएगा, तब हम समझ पाएंगे कि खेला कितना सुंदर है। ठीक है ना जी? तो बाबू सबसे पहली तो बात यही आप लोगों को पता है कि जो भी इस लिखे हुए वाक्य का
स्पीकर और लिसनर है ना, वो अपने आप में क्या रहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट रहते हैं। उसको तो अपन नहीं छेड़ सकते, ठीक है। तो मेरे छोटे बंदर, अगली बात क्या चीज होगी इंपॉर्टेंट, आप कहेंगे सर जी रिपोर्टिंग वर्ब से जुड़ा खेला शुरू करेंगे हम। तो रिपोर्टिंग वर्ब के लिए हमें हमेशा क्या देखने को मिलता है बेटा, बताओ बताओ। रिपोर्टिंग वर्ब के नाम पर तो हमेशा हमें से ही देखने को मिलता है। अब इस लिखे हुए से को हम चेंज करना आपके साथ मिलकर सीख लेते हैं, ठीक है कि नहीं। जब हम इस से को चेंज करते हैं तो ये जब किसी को सजेस्ट करना चाहता है तो सजेस्ट, सजेस्ट्स और सजेस्टेड, ठीक है ना जी। अगर ये किसी को प्रस्ताव रख रहा है तो प्रोपोज, प्रोपोजेस, प्रोपोज्ड, ठीक है ना जी। अब इन दोनों की बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा भाइयों, ठीक है ना। दोनों कैसे शैतान हैं, अगर लिसनर लिखा हुआ है तो इन लिसनर से पहले ये टू लगाकर चलता है, ठीक है ना। ये सेड टू और टेल का ठीक उल्टा होता है। इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त ये अपने साथ टू कंपलसरी लगाता है, ठीक है ना। और अगर भाई मान लो इसके साथ लिसनर नहीं है तो हमें इसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, हमें फिर इसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इसको स्टाइल में नहीं, नॉर्मल लिख देता हूं, है ना। तो फिर हमें इसके साथ किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। गॉट इट गाइज, गॉट इट गाइज, ओके, हाँ कि ना, बात समझ रहे हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट, हम रिक्वेस्ट वाले कॉन्सेप्ट को ना बाबू आगे आपको अलग से समझाएंगे, क्योंकि यहाँ इसको समझाना, डिस्कस करना ना उस बातचीत के मजे को खराब कर देगा, ठीक है। आओ भाई, शाबाश। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बाबू किस चीज पर, आप कहेंगे सर इन्वर्टेड कॉमास पर, ठीक है ना। अब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मेरे बच्चों एक चीज छोटी सी ध्यान से हमें समझनी होगी। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, आप कहेंगे सर लेट के बाद ऑब्जेक्ट, आगे V1, ऐसा ही कुछ लिखा मिलता है। अब इसको आप चेंज तो कर लेंगे, चेंज करने में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत नहीं है, पहले आप लोगों को चाहिएगी यहाँ पर कंजंक्शन, ठीक है ना जी। कंजंक्शन के ठीक बाद आप लोगों को लिखी हुई क्या चीज चाहिएगी, आप कहेंगे सर जी एसर्टिव सेंटेंस हम लोगों को लिखी हुई चाहिएगी। क्या चाहिएगी बेटा हमें, आप कहेंगे सर एसर्टिव सेंटेंसेस हमें लिखी हुई चाहिएगी। करेक्ट है बेटा, चलिए मेरे भाई, तो ये तो एक हमारे सामने तरीका हो गया। अब इस सिलसिले में हम पता है क्या कर लेंगे, इस सिलसिले में हम ये कर लेंगे कि कंजंक्शन के नाम पर हम दैट लगा लेंगे, दैट के नाम पर हमें सब्जेक्ट लिखना होगा। अब ये सब्जेक्ट आए तो आए कहाँ से, आप कहेंगे सर ये सब्जेक्ट आएगा हमारे पास लिखे हुए इस, ये सब्जेक्ट आएगा हमारे पास लिखे हुए इस ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और जब सजेशन या प्रपोजल किसी को दिया जाता है तो हम उसके लिए क्या मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हैं, शुड यूज करते हैं। और शुड के साथ हम लगा देंगे आगे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो मेरे बच्चों इस पैटर्न से हम इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच बना लेते हैं। आज मैं भी बना लेता हूं आप लोगों के लिए, इस पैटर्न से इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाकर देखते हैं। द लेडी सजेस्टेड, आगे हमने लिखा टू हिम, उसके बाद दैट, आई, मी को सब्जेक्ट के अनुसार जाएंगे, लेडी के अनुसार सब्जेक्ट बनाया शी, फिर लिखा हमने क्या चीज शुड, उसके बाद क्या लिखा सिट हेयर, ये अपनी जगह चल जाएगा, हाँ कि नहीं, ये अपनी जगह चल जाएगा, इसमें कोई आपत्ति विपत्ति नहीं है, ठीक है। यहीं से एक दूसरी बात भी तो समझेंगे हम, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे इस गंदे बच्चे को, ठीक है। देखो भाई, आप कहोगे सर देखो ये बात हमें समझ में आ गई, लेकिन एक बात और दिल में आती है। क्या बात दिल में आती है, सर आपने इंपेरेटिव सेंटेंसेस के लिए अभी हमें एक छोटी सी बात बताई कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई, ठीक है। तो ये भी तो अपने में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है,
है कि नहीं? आप ये तो समझ पा रहे हैं ना कि ये भी तो अपने आप में कुछ और नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। तो सर जी अगर मैं इस इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर यहां पर लिख दूं टू, टू के बाद इस लिखी हुई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी कि इस लेट को यूं का यूं और इसके बाद आगे के ऑब्जेक्ट और कहानी को चेंज कर दूं, कंजंक्शन कोई लगाऊं ही ना तो चल जाएगा? मैं कहूंगा चलेगा नहीं दोस्त, दौड़ेगा, बिल्कुल सही चलेगा। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से भी इसके इनडायरेक्ट स्पीच को बना सकते हैं। देखो जरा मेरे साथ क्या बनाएंगे भाई। द लेडी सजेस्टेड टू हिम टू लेट हर सिट, हेयर को चेंज कर देंगे किसमें, देयर में। अरे भाई ऊपर वाले हेयर को भी तो देर में चेंज करना था, माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, लगता है मुझे प्यार हो गया है ना भाई। और मेरे बच्चों इसके अलावा जो बचे हुए चेंजेस है वो तो सारे आप लोग जानते हैं, एज यूजुअल चेंजेस जो हम करते हैं। ठीक है भाई, बात समझ गए भाई? बात दिल की नजरों ने की, अच्छे से समझ आ गया मेरे बच्चों? गुरु माता को बताना पड़ेगा। अरे लल्लू गुरु माता से ही प्यार हुआ हो तो, है भाई, ये भी तो हो सकता है ना मेरे भाई, अगर गुरु माता से ही प्यार हुआ हो तो। ठीक है, अब मेरे बच्चों मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा रिक्वेस्ट वाले एटीट्यूड को भी समझा देता हूँ, ठीक है ना, फिर मिलके एक साथ आप लोगों के साथ मेहनत करेंगे। ठीक है भाई, आ जाओ मेरे भाई। लेट का एक अगला फेज और समझ लेते हैं। लेट अगर लिखे हुए वाक्यों के अंदर हम लोगों को रिक्वेस्ट वाली कहानी को समझाना चाहता है, ठीक है ना, अगर लेट के साथ बने हुए सेंटेंस पर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे एक दूसरे तरीके से, तो अगर ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने मेरे बच्चे, अगर ये लिखा हुआ सेंटेंस हमारे सामने एक दूसरा एटीट्यूड जनरेट करता है, यानी कि किसी चीज को लेकर रिक्वेस्ट या किसी भी चीज को लेकर अलाउ अगर करने की बात कर रहा होता है, ठीक है ना, ओके, तो ये हम अलग तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का काम करते हैं। ठीक है ना जी, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस में हम क्या कर लेंगे बेटा, ठीक है, ऐसे लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर कभी कभी रिक्वेस्ट हो सकता है अलाउ, अलाउ का मतलब होता है किसी इंसान से परमिशन मांगना, ठीक है, ओके। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, मैं उसी सवाल को लेकर चलने का काम करता हूं, यही सवाल दोबारा से करेंगे हम। द ओल्ड लेडी सेड टू हिम लेट मी सिट हेयर। ऐसा भी तो हो सकता है इस लिखे हुए वाक्य में किसी ओल्ड लेडी ने किसी इंसान से रिक्वेस्ट की हो, है ना भाई, किसी इंसान से अगर मान लो एक ऐसी सिचुएशन है कि वो परमिशन मांग रही हो, वो इंसान से रिक्वेस्ट कर रही हो वहां पर बैठने के लिए, तो ऐसे लिखे हुए सेंटेंस में हम क्या करने वाले हैं। तो पहले मैं यहाँ छोटे छोटे रूल्स आपको बता देता हूँ, ठीक है ना, ज्यादा बड़े रूल है नहीं वैसे, जितनी बड़ी लाइन हमने मारी ये भी गलत है भाई, लाइन हमेशा छोटी मारनी चाहिए भाई। अरे क्या हो रहा है भाई, ठीक है, लाइन हमेशा छोटी मारनी चाहिए भाई, ठीक है ना, इनके पीछे छोटे छोटे टिंगू पिंगू रूल्स हैं, दो तीन रूल्स हैं, उनको समझ लो भाई। ठीक है, सबसे पहली बात हमें ये समझ में आती है कि इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है ना जी, ठीक है, दैट के बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद हम या तो मे, ठीक है, या फिर माइट, और इसी के साथ हम आगे जोड़ देंगे क्या चीज, बी अलाउड,
ठीक है ना, फाइन। मे या फिर माइट, जैसी रिक्वायरमेंट है वैसे ही हम इसके ठीक बाद क्या लगा देंगे, बी अलाउड, ठीक है ना, ठीक है। और इसके बाद लगा के टू के साथ V1 सारी कहानी को एज इट इज लिख देंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अपना एक बिल्कुल सीधा बेसिक तरीका है, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं? ओके। अब देखो बेटा, इस सेंटेंस को अगर इनडायरेक्ट स्पीच में हम बनाने का थोड़ा सा भी परमिशन दें आप लोग, तो बना के देख लेते हैं। द ओल्ड लेडी, ठीक है जी, यहां पर हमने लिखा रिक्वेस्टेड हिम टू दैट शी might be allowed to sit there। बहुत इजी था, ओके फाइन। इसी का एक और तरीका है, एक तरीका तो आपके सामने यहां हो गया, ठीक है। इसी का एक और तरीका है, इन्वर्टेड कॉमास में ही हम लोग इसको टू के साथ अलाउ करके भी सेंटेंस को आगे लिखने की कोशिश कर सकते हैं, या टू के साथ लगाकर लेट के साथ आगे, ठीक है ना, इसको भी हम बना सकते हैं, ठीक है। The teacher said to them, let the peon, मेरे बच्चों जरा इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाकर दिखाओ फटाफट से, ठीक है। चलो भाई, जितने भी पॉसिबल आंसर्स आप इनके बना सकते हैं, कीप ट्राइंग गाइस, फटाफट से बनाएंगे प्लीज। मैं जितने ही पॉसिबल आंसर्स आप बना सकते हैं बनाइएगा। द टीचर ordered them to let the peon open the gate। ठीक है भाई, ओके। आप इसी लिखे हुए सेंटेंस को ऐसे भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, ठीक है ना। द टीचर सजेस्टेड देम, सॉरी, द टीचर सजेस्टेड टू देम, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं, दैट द पियून शुड ओपन द गेट। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, द टीचर ऑर्डर देम दैट, ठीक है ना, दैट लगा के आप लिख सकते हैं द पियून माइट बी अलाउड टू ओपन द गेट। तो कई पॉसिबिलिटीज हैं इनके इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए। चलो, द स्टूडेंट सेड टू द, सर यहां पर रिक्वेस्ट का नेचर आप लिख देंगे, रिक्वेस्टेड द टीचर, ठीक है जी। लो सिंपल बना लेते हैं, दैट यहां पर अस किसके लिए है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, दे शुड प्ले इन द ग्राउंड। ऐसे बना लो मेरे भाई, चाहे आप इसको ऐसे बना सकते हैं, दैट लिखकर दे माइट बी अलाउड टू प्ले। तो कई तरीके से एक ही सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बना सकते हैं, ठीक है। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू नीड टू गो थ्रू, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी क्वेश्चन को बनाने के,
ठीक है, तो ये लेट को लेकर एक बहुत खूबसूरत सी कहानी आप लोगों ने समझी, ठीक है ना। ओके, अब लेट का मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको समझाता हूं, लेट का एक कॉन्सेप्ट और आप लोगों को समझाता हूं। लेट का ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं आपके सामने लिख रहा हूं, समझा रहा हूं, ठीक है ना, ये दिखाता है बेफिक्री, ठीक है ना, ये हमें दिखाने का काम करता है फर्क ना पड़ना, ठीक है ना, ठीक है ना, डज नॉट अफेक्ट, ये हमें दिखाने की कोशिश करता है कि हम किसी भी चीज से अनहार्म्ड हैं, ठीक है ना। अनहार्म्ड का मतलब जिससे हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता, मेरी बात समझ रहे हैं, हम किसी भी चीज को लेकर उसका प्रभाव फील नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना। इस चीज को शो करने का ये काम करता है, सेंटेंस से आप समझने का काम करेंगे, ठीक है ना। सुशील सेड टू Rita, let it rain. I will drive. The king said angrily, let Barbarous come. I will fight tooth and nail. बेटा पहले सेंटेंसेस को पढ़कर देखो, लेट की ये बहुत 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 खूबसूरत बात आप लोग सीख रहे हैं। लेट से संबंधित ये आप लोग मेरे बच्चों बहुत ही खूबसूरत बात सीख रहे हैं। शाबाश, दैट्स ग्रेट, कीप इट अप, कीप इट अप। आओ भाइयों, आओ समझने का काम करते हैं इस चीज को। देखो मैं इसके, अरे यार देखो बच्चे बड़े प्यार से समझना, कोई परेशान होने की बात नहीं है मेरे बच्चों। सवाल नई तरह के हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सुशील आगे क्या कहा है, सेड टू रीता, ठीक है ना, लेट इट रेन, बारिश होने दो। अब इसका बात का कहने का मतलब क्या है, बारिश होने दो। अगर आप किसी इंसान के सामने ये कहते हैं बारिश होने दो, तो इसका एग्जैक्टली यही मतलब कहते हैं कि आप इस चीज से फर्क ही नहीं मानते, आप इस चीज से डर ही नहीं मानते, ना ही आपको इस चीज का कोई डर है, ठीक है ना। तो आप यहां पर कहेंगे क्या चीज, सुशील टोल्ड रीता दैट लेट इट रेन, ठीक है ना। तो इसका मतलब एग्जैक्टली क्या मतलब हुआ, सुशील के लिए हमने क्या कहा, ही डिडंट केयर ऑफ रेन, ठीक है। आगे क्या लिखेगा, बट ही वुड ड्राइव।
अब आप लोगों के पीछे ना, मतलब आप लोगों को इस कॉन्सेप्ट के पीछे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना कि सामने वाले को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। द किंग सेड, एज इट इज ही रहेगा क्योंकि यहां कोई सजेशन देने का काम नहीं है। दैट लेट बारबरस कम, ठीक है ना। अब यहां पर आप क्या बनाने की कोशिश करेंगे? ही डिड नॉट, अफ्रेड ऑफ, डर ही नहीं है, ऑफ बारबरस कमिंग, ठीक है। एंड ही वुड, उसे डर ही नहीं लगता बारबरस के आने से। ही वुड फाइट टूथ एंड नील। टूथ एंड नील का मतलब क्या होता है? डट कर लड़ना, ठीक है, डट कर सामना करना। ठीक है भाई लोग। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये अपने आप में एक खूबसूरत सवाल है। आइए मेरे बच्चों, मैं आपको समझाता हूं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दूंगा, पहले आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत उसमें चाहिएगी। बना के दिखाओ बेटा। सारी तरह के इंपेरेटिव्स के मिक्स क्वेश्चंस आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। पेपर में सबसे ज्यादा दिए जाने वाला सवाल है ये। द किंग सेड कॉल द फर्स्ट विटनेस। पेपर क्वेश्चन ही वो आपको देगा जो देखने में बहुत आसान लगे, लेकिन छोटी सी मतलब सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ठीक है जी। फेक का मतलब होता है झूठा काम करना। हम्म हम्म हम्म। फाइन का मतलब होता है किसी को दंड देना, पैसे का दंड देना, ठीक है ना। फाइन शब्द दो तरह यूज होता है। फाइन एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, तो इसका मतलब होता है साफ सुथरा, अच्छा, ठीक है ना जी। करेक्ट है, साफ, या फिर इसका अर्थ होता है अच्छा। जैसे आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, आप कहते हैं आई एम फाइन, मैं अच्छा हूं। मैं अगर कहूं दिस इज अ फाइन क्लॉथ, यानी कि साफ कपड़ा है। वर्ब की तरह अगर आप इसी को देखते हैं तो फाइन का मतलब होता है किसी पर आर्थिक दंड लगाना, है ना। स्कूल से छुट्टी कर लेते थे आप, तो स्कूल आप पर फाइन कर देता था, याद है। तो ये फाइन यहां पर वर्ब की तरह यूज हुआ है। मेरे बच्चों, इन सभी सेंटेंसेस के जरा इनडायरेक्ट स्पीच बना के दिखाएं, खटाखट फटाफट चटाचट।
शाबाश। अब मैं आप लोगों को इनके आंसर्स बनाकर दिखाता हूं मेरे बच्चों। आ जाओ मेरे बच्चों, बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो क्या है। द किंग सेड, आप कहेंगे सर किंग अगर किसी को देगा तो ऑर्डर ही देगा, ठीक है ना। ऑर्डर लगा लो चाहे कमांड लगा लो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, बस कंपलसरी क्या है, लिसनर चाहिएगा, ठीक है ना। रिक्वेस्ट करो, ऑर्डर करो, एडवाइस करो, कमांड करो, ये सब अपने आप में क्या मांगते हैं, लिसनर मांगते हैं। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस, ठीक है। देव सेड वेट हियर, देव ने किसी को ऑर्डर दिया है भाई, देव ने क्या किया है, ऑर्डर्ड, ठीक है ना, देम टू वेट देयर। ये यहां पर टू के बाद जो वेट लिखा है ये इंपैरेटिव हो गया, है ना भाई। टू वेट देयर टिल ही केम, ठीक है जी। ये इंपैरेटिव सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस हमारे सामने है, ठीक है भाई। ओके भाई, ठीक है ना मेरे भाई। आइए मेरे भाई, सवाल नंबर 3 पर आओ। लव मी और लीव मी सेड तान्या, डू नॉट फेक मी। तान्या रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड की वजह से लिसनर हमें लगाना पड़ेगा टू लव हर और लीव हर, ठीक है ना जी, ठीक है ना। बट डू नॉट को चेंज करेंगे किसमें, नॉट टू फेक हर, ठीक है ना। यहां डू नॉट को चेंज हमें करना होगा और लेकर जाएंगे इसमें किसमें, नॉट टू में लेकर जाएंगे दोस्तों, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाएंगे। द कॉन्स्टेबल सेड डू नॉट पार्क योर कार हियर, ठीक है ना, वार्नड, ठीक है जी, वार्नड नॉट टू पार्क हिज कार। अब यहां योर लिखा है तो ये तो आपका पुराना टेक्निक है, आप जानते हैं अगर युग से संबंधित कोई भी शब्द है तो यहां आप लोगों को लिसनर लिखना होगा, और लिसनर लिखने की वजह से ही आपने यहां पर इसको चेंज कर दिया भाई। पुराना लॉजिक था ये तो, है ना। कार देयर एंड, अब यहां से असर्टिव सेंटेंस शुरू है तो एंड लगाकर सेड, उसके बाद लगाएंगे दैट। आई कांस्टेबल के अकॉर्डिंग लिखेंगे मेरे बच्चों, ही वुड फाइंड हिम, ठीक है भाई। अब ये जो आखिरी सवाल है ना, ये थोड़ा मजेदार सवाल है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। ये पेपर का रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, ये पेपर का ना मेरे बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। ओके, आओ भाई। द वाइफ suggested that they should buy that sari, full stop। the husband, अब इस लिखी हुई लेटेस्ट नोट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस लेटेस्ट नोट को लेकर एग्जामिनेशन आप लोगों के सामने अलग अलग चॉइसेस रखता है। अलग अलग चॉइसेस क्या रखता है, पहली चॉइस है सेड नो, दूसरी चॉइस रिप्लाइड नेगेटिवली, थ्रिएटेंड हर, थ्रिएटेंड का मतलब होता है धमकी देना, उसको धमकी दे दी, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्टेड हर, ठीक है। ओपोज्ड हर आइडिया। लो भाई, द हस्बैंड के बाद आपके हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी चॉइस आनी चाहिए।
शाबाश। अब मेरे बच्चों सिचुएशन को ध्यान से समझो, फिर आप आंसर्स आराम से बना पाएंगे। देखो, पत्नी ने कहा या पत्नी बोली, ओ पति, ओ पति, ये वाली साड़ी लेते हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं। पत्नी को पलटकर जवाब दिया है लेट अस नॉट। ठीक है, बात समझ रहे हैं। अब हम ये जानते हैं मेरे बच्चों कि किसी भी लिखे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो नो को हम नो एज इट इज नहीं रखते हैं, तो ये तो अपनी जगह गलत हो गया। दूसरी चॉइस कहता है रिप्लाइड नेगेटिवली, अगर यहां नो होता तो रिप्लाइड नेगेटिवली का आंसर हम मार्क कर देते। समझे भाई, है कि नहीं मेरे भाई। फिर आती है बात आगे, क्या चीज, थ्रेटेंड हर। थ्रेटेंड हर का मतलब होता है धमकी देना। पत्नी बोली, रे पति, ये साड़ी लूंगी। पति बोला लेके दिखा तेरी। ये है इसका मतलब, धमकी देने का मतलब। यहां धमकी थोड़ी दी गई है, यहां पर पति ने क्या किया है, धमकी नहीं दी है भाई। अब इन दो सवालों में, इन दो जवाबों में उलझन है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपने किसी इंसान के बारे में कहा यार वो इंसान गलत है, और फिर आपने कहा यार उसकी बात गलत है। दोनों में से कौन सी बात सही है? अगर मैं कहता हूं यार वो इंसान गलत है, अगर मैं कहता हूं वो इंसान गलत है, तो वो इंसान गलत है का मतलब तो हम उस इंसान को बायोलॉजिकली गलत कह रहे हैं। उसके सिर की जगह हाथ है, हाथ की जगह पैर है, पैर की जगह पेट है, पेट की जगह कमर है। बायोलॉजिकली वो इंसान गलत है। कोई भी इंसान गलत नहीं होता, इंसान का किया हुआ काम, इंसान की विचार, इंसान की कही हुई बात, या इंसान का किसी चीज को सपोर्ट करना, ये चीज गलत हो सकती है। क्या आप मेरी बात समझ रहे? गॉट इट? तो इसका मतलब क्या हुआ सर, उसने, उस इंसान ने यानी कि उस पति ने अपनी पत्नी का विरोध नहीं किया, पत्नी का विरोध नहीं किया, उस पति ने क्या किया है, ओपोज किया है उसके दिए हुए सुझाव को। ठीक है, तो ये सच में एक अच्छा सवाल है आप लोगों के लिए। ओके गाइस, ठीक है मेरे बच्चों, चलो मेरे भाई, ये भी हमारी बात अपनी सेट हो गई भाई। ठीक है भाई, तो इंपेरेटिव परिवार से मिल लिए आज हम। हम्म, ओके, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं बेटा, है ना, समय तो काफी है अभी हमारे पास। आओ मेरे बच्चों, अब हम आप लोगों को मिला देते हैं अगले टाइप के सेंटेंस से, जिसका नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या आप बता सकते हैं दोस्तों ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है भाई? बताएंगे मेरे भाई कि ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है ये मेरे भाई क्या होता है? बताना मेरे भाई थोड़ा सा। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो किसी के सामने सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने वाले सेंटेंसेस होते हैं। इसके अंदर खास रोल होता है एक्सक्लेमेटरी साइन का, इसके अंदर खास रोल होता है एक्सक्लेमेटरी साइन का। ठीक बच्चों, यानी कि एक ऐसा शब्द, एक ऐसा चिन्ह, माफ कीजिएगा शब्द तो हम इसे नहीं कहते हैं, ये अपने आप में एक ऐसा चिन्ह होता है जिसका काम होता है बड़ा ही खूबसूरत क्या करना भाई, इसका बड़ा ही खूबसूरत काम होता है भाई एक्सक्लेमेटरी साइन का प्रयोग करना। ठीक है जी, देखो मेरे बच्चों, अब ये अपने आप में दो तरीके के होते हैं, ये अपने आप में दो तरीके के होते हैं भाई। तो पहले तरीके से मुलाकात कर ले, यानी कि जिसकी शुरुआत में हमें इंटरजेक्शन देखने को मिलता है, ठीक है, और इसके बाद पूरा का पूरा वाक्य देखने को मिलता है। आओ एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। मोहन सेड, वाओ, I have
विन की थर्ड फॉर्म होती है वॉन द लॉटरी। एक सेंटेंस का टाइप हमारे सामने ये है। पहले इसको ना हम अपन चेंज करना सीख लेते हैं दोस्तों। ये हम जानते हैं, ये स्पीकर है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, कोमा इन्वर्टेड कोमास, ये पूरी रिपोर्टेड स्पीच है ना। तो सबसे पहले एक मुलाकात जरूरी है सनम। थोड़ा सा रूल्स परिवार से मिल लेते हैं, है ना भाई। रूल्स का मतलब क्या, इसको चेंज करने के बेसिक्स थोड़े से क्लियर कर लेते हैं भाई। देखो भाई, सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर जो स्पीकर है, जो हमारे सामने लिखे हुए सेंटेंस के अंदर लिसनर है, वो अपने आप में कुछ और नहीं, कंसिस्टेंट ही रहते हैं। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी बात हमें पता है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारे सामने है ना मेरे भाई, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हमें क्या देखने को मिलता है मेरे भाई। आप कहेंगे सर जी हमें रिपोर्टिंग वर्ब की जगह से देखने को मिलता है ना मेरे भाई। अब रिपोर्टिंग वर्ब को जब हम चेंज करने पर आएंगे तो इसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ये फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए हम एक शब्द का प्रयोग करेंगे जिसे हम कहते हैं एक्सक्लेम। एक्सक्लेम मतलब अचानक से आए हुए जज्बात को बताना। एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड। ठीक है, आगे लिखेंगे विद, और विद के ठीक बाद हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे किस चीज को, हम मेंशन करने की कोशिश करेंगे कैसी फीलिंग यहां पर इस वाक्य में बताई गई है। कैसी फीलिंग है जो इस वाक्य में बताई गई है उसका हम जिक्र करेंगे। थोड़ा फीलिंग्स का नाम ले लेते हैं भाई। देखो मेरे बच्चे, अगर आप वाव कहते हैं, आप जॉय की बात करेंगे। आप हुर्राह की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, तो आप इसी के लिए यूज करेंगे क्या चीज, जॉय। आप वाव की जगह आहा का प्रयोग करेंगे, ये भी अपने आप में जॉय है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अगर आप लोगों को थैंक्स अ लॉट कोई कहने की कोशिश करता है तो ये भी अपने आप में एक्सक्लेमेटरी ही माना जाता है भाई, समझ रहे, ठीक है, हाँ के ना। अब और भी ऐसे प्यारे प्यारे शब्द मैं आपको बताऊंगा, अगर ये लिखे हुए मिलते हैं तो हम इसके लिए विद के बाद जॉय लिख देते हैं। ठीक है भाई, हाँ कि नहीं, ओके। मैं अगर कहूं अलास, हाउ सैड, ओह, ठीक है, मैंने क्या कहा, अलास, हाउ सैड, ओह। हमें अगर इस तरीके के शब्द देखने को मिलते हैं तो ये दिखाने का काम करते हैं क्या चीज, सोरो। क्या दिखाने का काम करते हैं ये चीज, सोरो। मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है, हाँ है ना। अगर ओ हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को ही चेंज कर देते हैं, और इसके लिए हम लोग लेकर चल लेते हैं क्या चीज, आ, 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 ओ जब हम शब्द यूज करते हैं ना भाइयों, तो ओ शब्द का हम यूज करते हैं जब हम किसी इंसान के सामने, ठीक है ना, जब किसी इंसान के सामने संबोधित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो इसके लिए आप एड्रेस का यूज कर सकते हैं। एड्रेस, एड्रेसेस, एड्रेस्ड, ठीक है भाई, ओके। एक प्यारा सा शब्द है हम लोग यूज करते हैं, ब्रावो, ठीक है। इसके लिए रिपोर्टिंग वर्ब का हम यूज करते हैं क्या भाई, अपलॉड, अपलॉड्स, अपलॉडेड, ठीक है। ये कुछ रिपोर्टिंग वर्ब हैं जो खास तरीके से इनके साथ यूज की जाती हैं, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। आप कभी कभी किसी इंसान के लिए कह देते हैं लुक, ठीक है, या फिर कभी कभी क्या कह देते हैं, लिसन, है ना। तो ये सामने वाले को क्या कह देते हैं, अटेंशन को बताने का काम करते हैं। आउच, पेन को बताने का काम करता है, जब हमें किसी भी तरह का पेन हो, ठीक है। यहां आहा है, अगर हम कहते हैं आह, फियर को बताने का काम करता है। अलग अलग तरह की फीलिंग्स को ये अभिव्यक्त कर देते हैं, समझ रहे। तो ये कुछ प्यारे प्यारे इंटरजेक्शंस हैं। आप लोग अपनी इंग्लिश एक्यूमेन को देखोगे तो इंग्लिश एक्यूमेन के अंदर इस तरीके की हम लोगों ने बहुत सारे इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, अलग से। हाँ, इनवोक का भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक कहा निकिता आपने, इनवोक, इनवोक्स, इनवोक, बिल्कुल ठीक कहा मेरे बच्चे आपने, आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है, हाँ कि नहीं, आप इसका यूज कर सकते हैं। यहां से थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो बिल्कुल आसान सी बात याद आती है, इन्वर्टेड कॉमास की जगह हमें कंजंक्शन यूज करना है, उसके बाद हमें यूज करना है क्या चीज, असर्टिव सेंटेंस। मेरे बच्चों कंजंक्शन के नाम पर हम क्या लेके चलेंगे, दैट। असर्टिव के नाम पर हम क्या लेकर चलेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है भाई, बाकी के सब यूजुअल चेंजेस है, बाकी की परेशानी इतनी कोई है नहीं, ठीक है ना। ओके भाई, ठीक है। ऊप्स, अगर हम बात करें ऊप्स, ओ नो, ठीक है ना, तो ये बताने का काम करते हैं किस चीज के भाव को, मिस्टेक के भाव को, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच बना दें इसका, मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, जॉय को यहां सरप्राइज भी आप कह सकते हैं, दैट ही हैड वॉन द लॉटरी। ठीक है भाई, गड्डियां ऊंचियां रखियां, ठीक है भाई। ओके गाइज, ये हो गई हमारे सामने, ठीक है। अच्छा, ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि जब इन सभी चेंजेस की हम बात कर चुके हैं तो हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ फुल स्टॉप ही यूज करना, बाकी के यूजुअल चेंजेस हैं, टेंस का चेंज एंड ये एंड वो सब कुछ चीज, ठीक है। तो ये हमारा पहला टाइप था भाई, ठीक है मेरे भाई। अब इसी के बाद एक दूसरे टाइप से भी मुलाकात करा देता हूं आप लोगों की, ठीक है ना। दूसरा टाइप कैसा बनता है मेरे बच्चे, जिसके अंदर हमें क्वेश्चन वर्ड देखने को मिलता है। क्वेश्चन वर्ड का मतलब सवाल पूछने वाला शब्द। इसके ठीक बाद हम लिखने का काम करते हैं या तो ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को, बस ध्यान रखते हैं कि जो वर्ब है वो इससे सब्जेक्ट से दूर रहती है, क्वेश्चन वर्ड से दूर रहती है, ठीक है। अब ऐसा लिखा हुआ जो वाक्य हमें देखने को मिलता है ना, ये भाव कौन सा व्यक्त करता है, या तो सरप्राइज या फिर वंडर, या तो सरप्राइज या फिर वंडर, अचंभा दिखाने का काम करती है, ठीक। उदाहरण से समझ आएगी बातचीत। चलो एक उदाहरण लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपके सामने लिखा, कोमल सेड व्हाट अ नाइस कुर्ती इट इज। अब दोस्तों जब इसको आप ट्रांसफॉर्म करेंगे ना इनडायरेक्ट स्पीच में, तो छोटे छोटे रूल्स हैं इसको लेकर, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने रूल्स हैं इसको लेकर, मेरे साथ मिलकर समझिएगा, ठीक है जी। देखो वो चीज बार बार मुझे लिखने की, अब समझाने की भी जरूरत नहीं है कि जो हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर स्पीकर और लिसनर है वो तो कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको छेड़ने की जरूरत नहीं है। कोमल का कमल मत बना देना भाई, ठीक है भाई। दूसरी बात, हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट सी स्पीच है वो क्या चीज है, मतलब इस डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह हम क्या यूज करेंगे मेरे छोटे भाइयों, आप कहेंगे सर जी हम से का यूज करेंगे। अब दोस्तों इस से को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में लेकर जाएंगे तो इसके लिए हमें एक्सक्लेम तो लिखना ही पड़ेगा, टेंस के अनुसार भी इसको हमें लिखना पड़ेगा, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्स, एक्सक्लेम्ड, ये भी हमें लिखना पड़ेगा, है ना मेरे भाई। अब मेरे बच्चे आगे हम लिखने का काम करेंगे विद। अब विद के बाद हमें जो फीलिंग लिखनी होती ना, सामान्यतः सामान्यतः हम इसके लिए सरप्राइज या वंडर को ही मेंशन करते हैं। किसको मेंशन करते हैं सामान्यतः, इसके साथ हम सरप्राइज को या फिर वंडर को, जो अचानक से दिल में आई फीलिंग होती है, ठीक है। अचानक से आई हुई जो फीलिंग होती है, अचानक से आए ऐसे जज्बातों को बताने के लिए ही हम यूज करते हैं, ठीक है भाई। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान से समझने का काम करेंगे। अब यहां एक जो छोटी सी खूबसूरत सी चीज है ना, वो ये है मेरे बच्चे कि अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस में हम लोगों को हाउ, ठीक है, या फिर अगर व्हाट देखने को मिलता है, हाउ या फिर व्हाट देखने को मिलता है, तो मेरे बच्चे हाउ या व्हाट को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने का काम करते हैं तो इनके लिए एम्फेसाइज करने के लिए, ठीक है ना, इनके इनडायरेक्ट स्पीच में जोर डालने के लिए, जोर डालने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए हम या तो वेरी का या फिर ग्रेट का इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं, तो इनका यूज
कर लेते हैं जोर डालने के लिए। बात समझ रहे हैं? कभी कभी वेरी, कभी कभी ग्रेट, ठीक है ना। इन सभी शब्दों को हम जोर डालने के लिए प्रयोग करते हैं ताकि इन शब्दों की यूं की यूं भावना, फीलिंग हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में बनी रहे। मेरी बात समझ में आ रही है? गॉट इट? हाँ कि ना भाई? ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है मेरे भाई, अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद तो इसमें कुछ भी उलझन है ही नहीं हमारे सामने। भाई इन्वर्टेड कॉमास के नाम पर हम कंजंक्शन यूज करेंगे, आगे असर्टिव सेंटेंस यूज करेंगे, कंजंक्शन के नाम पर दैट यूज करेंगे, असर्टिव के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप सभी लोग ये चीज जान ही गए हैं। और इसी के साथ साथ ये भी पता है कि साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के लिए हम फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इस लिखे हुए सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देंगे हम। इजाजत है आप लोगों की मोहब्बत से? कोमल exclaimed with surprise, उसे अचंभा हुआ किस बात का? that सब्जेक्ट इट लिखेंगे, रिपोर्टिंग में पास्ट की वजह से इसको वॉज में चेंज किया, इट वॉज अ, हमने वेरी यहां पर लगा दिया, नाइस शर्ट। ठीक है जी, इस वर्ड को रिप्लेस करने के लिए। ठीक है भाई, वेरी या फिर ग्रेट का हम इसके साथ यूज कर लेते हैं। इसे हम एम्फेसाइज करने वाले शब्दों के नाम से जानते हैं मेरे बच्चों। ठीक है मेरे बच्चों, यहां तक की भी बात समझ में आ गई भाई? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे बच्चों को? ठीक है भाई, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जो भी आप लोगों ने ये प्यार भरे सफर को समझा है, मुझे लगा इतना ही काफी है। ठीक है, तो अगली क्लास में आपके साथ मिलकर मेहनत करेंगे दोस्तों। ठीक है ना, चलो भाई। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। चलिए मेरे बच्चों, आज अपने नोट्स फटाफट से देख लीजिएगा। बिल्कुल निश्चिंत होकर रिवीजन जरूर कीजिएगा भाई लोग, ठीक है ना। बिना रिवीजन किए ना ये चीज बड़ी डरा देती है बाद में। और नरेशंस का ना अच्छा क्वेश्चन बैंक पेपर में पूछा जाता है। पढ़ने योग्य है सारी चीजें, रिवीजन करने योग्य है। ठीक है, कुर्ती है या शर्ट है? आप हमारी दुकान पे आओ, आप कुछ भी खरीदो, कुर्ती खरीदो, शर्ट खरीदो, लहंगा, चुन्नी, जो आप कहेंगे वो आपको खरीद के देंगे गुड़िया। है, क्यों चिंता कर रही हो? बात करते हो जो है? बताओ, रीना जी को कुर्ती और शर्ट को लेके परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, चलो भाई आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, टनाटन रहिएगा। और ये पढ़ के आइएगा भाई सारी।